1 मार्च तक छत्तीसगढ़ का बजट सेशन होगा। हर एक राज्य में अभी बजट सेशन चल रहा है। हमने देखा लोकसभा में भी बजट पेश हुआ और अब हर एक राज्य अपना अपना बजट पेश करेंगे। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां पहला बजट पेश होने वाला है। असेंबली इलेक्शंस अभी 2 महीने पहले ही समाप्त हुए हैं। उसके बाद ये पहला बजट कितना महत्वपूर्ण होगा, लोकसभा के मद्देनजर क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, उसका चर्चा आज से हम आपके साथ लगातार करना शुरू कर देंगे। क्योंकि राउंड अप में अब हर रोज विधानसभा में क्या हुआ, विधानसभा के सेशंस में किस तरह के मुद्दे उठे, क्या डिस्कशन हुआ, इसी पर हम रोज आपके सामने रूबरू होंगे एक सीनियर पत्रकार के साथ। आइए चलते हैं आज के डिस्कशन की ओर। आज हमारे साथ सीनियर मोस्ट पत्रकार छत्तीसगढ़ के बाबूलाल शर्मा जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास एपिसोड में। और अब यही डिस्कशन का एक मुद्दा रहेगा, विधानसभा किस तरह से बजट सेशन बहुत खास होने वाला है इस बार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 15 साल बाद सत्ते में लौटी है। सत्ते में लौटने के बाद पहला बजट पेश करने जा रही है लेकिन आज का जो दिन देखा गया वो काफी छोटा था और विधानसभा यूजुअली अपने फर्स्ट डे पे बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाता है। आज भी वही हुआ, सेशन जल्दी सस्पेंड हो गया, स्थगित हो गया। आज एग्जैक्टली क्या हुआ? लास्ट सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया, कितने का था? आज के हाईलाइट्स क्या थे? देखिए, सामान्यतः जो है वो पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहुत कुछ काम नहीं रहता, छोटे मोटे काम निपटाए जाते हैं। आज जो सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ है वो मंत्री परिषद के 12 लोग हैं, उनका परिचय वो सदन में राज्यपाल जी से कराया गया। वो एक प्रक्रिया है, तो वो कार्यक्रम हुआ है और सब लोगों ने उसको समझा है कि भाई ये मंत्री है, ये चेहरा है, तो उस चीज को समझा है। दूसरी चीज, अनुपूरक बजट लाया गया है। तृतीय अनुपूरक है, अंतिम अनुपूरक बजट है, जो अंतरिम कह सकते हैं अपन। तो इसमें जो है कुछ जो खर्चे जो बच गए थे, जो शेष रह गए थे, जिनको लेना जरूरी था, जो बजट के पहले लेना जरूरी था, उसको इसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन एक फेलवर भी जो है कांग्रेस की तरफ से बताई गई है कि आपने महतारी वंदन योजना के लिए पिछले द्वितीय अनुपूरक बजट में 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, लेकिन आपने दिया कुछ नहीं। अभी भी आप कह रहे हैं दे रहे हैं करके। जब पैसा ऑलरेडी आपने पारित कर लिया है, उसको आपने दिया क्यों नहीं? ये प्रश्न उन्होंने उठाया, जो माकूल प्रश्न है। इसका जवाब नहीं आया और हो सकता है कल या कल बजट अनुपूरक की चर्चा होगी तो उसमें शायद ये जवाब भाजपा की तरफ से, सरकार की तरफ से आएगा, ऐसा मुझे लगता है। और 9 तारीख को देखिए ओपी चौधरी वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट जो है इस सत्र का, इस सरकार का पहला बजट, बड़ा बजट जो होता है, मेन बजट होता है, वो प्रस्तुत करेंगे। उसमें इनके ऊपर एक दबाव है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद इनको अपनी जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको लागू करना आवश्यक है। उसके लिए प्रावधान करना आवश्यक है। माने इतना दबाव में है ये लोग कि किस तरह से उसको करें, इसके विचार में है। वो ओपी चौधरी बहुत काबिल अधिकारी रहे हैं और आज वो मंत्री हैं, वो हर चीज को समझते हैं, इन आउट सारी चीजों को जानते हैं। वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से सारी योजनाओं का जो है सार इसके अंदर में बजट में दिखे और लोगों को लगे कि हाँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मोदी की गारंटी दी थी, उस मोदी की गारंटी को पूरा करने की तरफ तत्पर है, आगे बढ़ रही है, कोशिश कर रही है और वो मुकाम तक पहुंच जाएगी, ये मुझे दिखता है। ये लास्ट सप्लीमेंट्री बजट क्यों लिया जा रहा है? लास्ट सप्लीमेंट्री जो सैंक्शन किया जा रहा है बजट को, वो कितने का था और किस नाम से अब लिया जा रहा है? देखिए, ये कुल बजट जो है आज जो प्रस्तुत हुआ है वो अनुपूरक है, जो कमी बेसी हो गई है। तो ये जो है टोटल करीबन 134 करोड़ 87 लाख इसका बजट है ये। तो ये बजट में जो कमी रह गई थी, अनुपूरक स्थिति में जो मांग थी, उसमें जो और कमी हो गई थी, जो मार्च के पहले उनको पूरा करना है, मार्च के पहले जिसको दे देना है, उसका प्रावधान जो है, उस पैसे का प्रावधान इसमें कर लिया गया है, ताकि किसी प्रकार की अड़चन, मार्च में जब बजट, फरवरी में जब बजट पास होगा तो मार्च अप्रैल में पैसा आएगा, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो कमियां हैं उसको इस बजट में पूरा करके ये फरवरी मार्च बजट में जो पैसा देना उसका प्रावधान इसमें कर लिया गया है। और निश्चित रूप से जो है ये एक सरकार की मजबूरी भी होती है, क्योंकि अगर कोई पक्ष छूट जाएगा तो वो पूरा नहीं कर पाएंगे अप्रैल तक के, फिर वो हल्ला मचेगा। अप्रैल तक के लोगों को कहेंगे कि भाई आपने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो प्रावधान करके
और कुछ थोड़ा थोड़ा शुरू कर देने का मुझे इसमें दिखाई देता है। आपको लगता है अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी लोन लिया गया है और पहले से ही बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है डेट में चल रही है, उधार में चल रही है, तो ये अनुपूरक बजट भी जो लिया जा रहा है, किस तरह से अब बीजेपी को ध्यान में रखनी चाहिए चीजें, ताकि ये जो मैकेनिज्म है मोदी की गारंटी पूरी करने के लिए वो हो पाए। ये डिस्कशन तो हम आगे अगले एपिसोड्स में भी लेके चलेंगे कि क्या क्या चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमने ऑलरेडी आपके सामने एक राउंड अप उसी टॉपिक पर पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी ये जो बजट तीसरा सप्लीमेंट्री बजट है, इससे पहले 12,000 करोड़ का भी पारित किया गया था, दूसरा सप्लीमेंट्री बजट लिया गया था, आरबीआई से भी उधार लिया गया है। तो ये सारे बजट से आपको लगता है कि जो मोदी की गारंटी है वो पूरी करनी, चुनौतियां कम हो जाएंगी? देखिए, खाली खजाने में सिवाय लोन लेने के दूसरा कोई तरीका नहीं होता। आपके घर में पैसे खत्म हो जाएंगे, राशन लाना है तो या तो आप उधार लाएंगे, हाँ, और या आप पड़ोसी से पैसे मांगेंगे, दोनों हाँ, उधार होता है, हाँ, तो ऋण लेना पड़ता है, हाँ, ये एक मजबूरी है। अब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा पैसा? तो उसके लिए जो है ये प्रावधान करके जो है ऋण लिया जाता है। अभी ये 1200 करोड़ का जो ये किया गया, उस बजट में भी इन्होंने लोन लिया, 1 लाख करोड़ के ऊपर जा रहा है। लेकिन देखिए, इसी में प्रश्न उठता है कि फ्रीबीज जो कर रहे हैं लोग, बांट रहे हैं, मुफ्त में बांटने का जो प्रावधान है, ये पार्टियां कर रही हैं, ये कारण होता है ऋण ज्यादा होने का, कर्जा बढ़ने का। और किसके ऊपर बढ़ता है? उस मंत्री के ऊपर नहीं बढ़ता, उस सरकार के ऊपर नहीं बढ़ता कर्ज बढ़ता है व्यक्ति पर, हाँ, आम जनता पर, हाँ, आम जनता के सर पे आज 1 लाख से ज्यादा करोड़ रुपए जो है वो बढ़ चुके कर्जे। एक एक आदमी जो है कईयों के कर्जे में है, कई पैसे, मैंने सैकड़ों, हजारों, लाखों, मैं गिनती नहीं कर सकता उसको, तो वो लाखों के कर्ज में आज हर आम आदमी आ गया है। जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो भी कर्ज में आ गया है। ये सरकार को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ज लेके जनता को देना है, लेकिन जनता के सर पे बोझ बढ़ा के आप ही का पैसा आप ही को मुफ्त में देना, ये कई लोगों को नहीं जम रहा है। लोग कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई फ्री बीज बंद होना चाहिए, कि भाई आप अपने हमारे टैक्स के पैसे को हमको देते हैं और हमारे ऊपर कर्जा लेके देते हैं, तो ये तरीका बंद होना चाहिए। ऐसा विचार जो है पूरे देश में हर तरफ, हर स्टेट में उठ रहा है। नहीं, बिल्कुल, ये फ्रीबी कल्चर बहुत ही खतरनाक कल्चर है और इसी फ्रीबी कल्चर के चलते ही स्टेट्स पर काफी ज्यादा भार पड़ रहा है, जो कि बाबूलाल जी का कहना है कि वो स्टेट पर भार ना पड़ के आम व्यक्ति पर भार पड़ेगा, क्योंकि आप और मैं टैक्स चुकाकर उसकी भरपाई करेंगे। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। आखिरी सवाल आज के राउंडअप का, जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने भी काफी ज्यादा लोन ले लिया था। कांग्रेस सरकार की अभी उन्होंने इतनी बड़ी खाई ये जो कर ली है, अब ये बीजेपी सरकार उसको और गहरा करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपने कहा कि जब राशन लाना होता है तो और उधार लेना पड़ता है और लोन लेने पड़ते हैं, भले कहीं से भी लेना पड़े। तो ये जो कांग्रेस की खाई है, आपको लगता है बीजेपी इस खाई को और गहरा करने से बच सकती है या कोई और ऑप्शन नहीं है बीजेपी के पास? देखिए, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, हाँ, तब भी मध्य प्रदेश से कुछ हिस्सा कर्ज का आया, हाँ, जो टोटल कर्ज था उसका कुछ हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ को पहले ही मिला, हाँ, उत्तराधिकार में मिला। उसके बाद जो है जितनी सरकारें आई हैं, चाहे वो जोगी की सरकार रही हो, रमन सिंह की सरकार रही हो, चाहे भूपेश बघेल हो, सभी ने कर्ज लिया। और किस लिए लिया? ये ऐसे ही योजनाओं के लिए, जो लगभग लगती है कि मुफ्त में दिया जा रहा है, मुफ्त चावल, मुफ्त ये सब। केंद्र सरकार भी कर्ज लेती है, केंद्र सरकार का कर्ज तो लाखों करोड़ रुपए हो गया है। ये जो परेशानियां हैं, सारी मिलाकर के जो है एक एक आदमी के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, आय में कमी हो रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो भविष्य क्या होगा ये कोई कह नहीं पाएगा। तो स्थिति जो है भविष्य को देखते हुए बननी चाहिए। आप एक ऐसा नियम बना लीजिए, आप सोच लीजिए, सभी दल इस बात पर विचार करें कि हमको मुफ्त में बांटना, वोट के लिए मुफ्त में बांटने का जो प्रावधान है उसको नहीं करना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो निचले स्तर पर जी रहा है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, हाँ, जिसके पास कोई तरीका नहीं है कि किस तरीके से अपना जीवन यापन करे, हाँ, उनका सर्वे होना चाहिए। उनके सर्वे के लिस्ट के अनुसार उनके लिए ऐसी योजना बनाए तो एक बार समझ में आता है। सभी के लिए, अब सभी महिलाओं को दिया जाएगा महतारी वंदन में 1,000 रुपए, क्या जरूरत है? ये लोगों के बीच में चर्चा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हाँ, तो ये चर्चा चलती है कि क्या जरूरत है। फिर आपने उसको रोकने के लिए या उसको कटिंग करने के लिए कुछ प्रावधान रख दिए कि आयकर दाता होंगे तो नहीं दिया जाएगा, किसी के नौकरी वाला होगा तो नहीं दिया जाएगा, निजी नौकरी में भी होगा तो नहीं दिया जाएगा, जिससे कमाई। तो और इस तरीके से रोक लगाने का प्रयास करने के बावजूद भी जिनको आप दे रहे हैं, कई सक्षम लोग भी इसमें पाएंगे। तो होना ये चाहिए कि 1,000 रुपए अगर आप देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को दीजिए, सर्वे कीजिए, पता लगाइए कि जो लोग इसके निडी हैं, वास्तव में जिनको 1,000 रुपए बड़ा मायने रखता है। और मेरे घर की महिला को अगर मिल जाए, मेरे घर की महिला उसमें आती है,
लेकिन मैं अगर लूंगा तो 1,000 रुपए का महीने मेरे लिए क्या हो सकता है। एक सरकार से मिल रहा है, ले लो, ये स्थिति बनेगी ना। हाँ। तो वो पैसा अपना ही पैसा है, वो ये जनता नहीं सोच रही कि ये जो 1,000 रुपए हमको मिल रहा है ये मुफ्त में नहीं मिल रहा है, हमारा ही पैसा है, ये हमारे ही भाइयों का पैसा है, ये पैसा हमको दिया है, हमसे लेके हमको दे रहे हैं जी। तो उस स्थिति में सोच जो है आम जनता की बदलनी चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए कि भाई ये हमको नहीं चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर में देखिए मोदी जी ने कहा कि भाई जिसको जरूरत नहीं है वो छोड़ दें, कईयों ने छोड़ा। उसी तरह जो है 1,000 रुपए वाले मामले या कोई भी फ्री बीज मामला है, जिसको जरूरत नहीं है वो साफ कर दे कि मैं नहीं चाहता इसको। अब 10 किलो 14 किलो कितना 20 किलो चावल दे रहे हैं। हाँ। तो 20 किलो चावल मेरे जैसे आदमी के घर में अगर आ जाए राशन कार्ड के माध्यम से, मेरे किसी काम का नहीं है। या तो मैं इडली डोसा बनाने के लिए उसको पिसवाऊंगा। हाँ। या किसी गरीब को दान करूंगा, है ना। तो वो ठीक है, मैं अगर गरीब का दान करने की सोच से रखा हूं तो फिर ठीक है। लेकिन मैं अपने उसको बेकार करूंगा, बेवजह ये करूंगा या नहीं लाऊंगा, इससे बेहतर न लूं, मैं लिख के दे दूं कि मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये एक फूड फॉर थॉट है और हम आप जैसे लोगों को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि क्या फ्रीबी कल्चर आगे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही है, देश की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए कितना सही है फ्रीबी कल्चर, उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। क्या गवर्नमेंट को ऐसे मैकेनिज्म्स लाने चाहिए अब कि सिर्फ वोट बैंक पर फोकस ना करके कोई और तरीके से लोगों को आकर्षित किया जाए, डेवलपमेंट की बात हो, डेवलपमेंट की बात पर वोट हो। बिल्कुल एक नए कल्चर की जरूरत है और ये हर स्टेट में ये डिस्कशन होना चाहिए और उठ भी रहा है, बहुत राइटली सो ये उठ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ भी इस फ्रीबी कल्चर के अंडर आ चुका है और इस फ्रीबी कल्चर का जो भुगतान है वो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी चुकाना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको फ्रीबी कल्चर से, यानी ये जो मुफ्त में जो चीजें दी जा रही हैं जनता को और हर कैटेगरी के लोगों को दी जा रही हैं, उसे सब कैटेगरी में डाले बिना, क्या इससे आप लोग सहमत हैं? ये प्लीज अपनी राय आप सभी के सभी राउंड अप देखने वाले लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। आज के लिए बस इतना ही। कल राउंड अप में हम फिर से पेश होंगे कल के विधानसभा सेशन पर डिस्कशन करने के लिए कि कौन से मुद्दे उठे, कौन से मुद्दे उठने चाहिए थे और नहीं उठे, ये सारी बातों पे डिस्कशन होगा। अब से रोज जब तक बजट सेशन है तब तक हम यही सारे डिस्कशंस अब करेंगे। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप पर और आप ऐसा कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें ताकि हम वो मुद्दा उठाएं और ये विधानसभा में जाए और लोगों का, हम सबका डेवलपमेंट हो। नमस्कार, जय जौहर।